अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया। ट्रंप का कहना है कि फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों का क़याम मसले का हकीकी हल है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस होगा। फ़लस्तीनी हुकूमत करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। इसराइल के साथ अमन कायम करें। ट्रंप ने मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत का नक्शा ट्वीट कर दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत ऐसी हो सकती है जिसका दारुल-हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस होगा। ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप का प्लान इसराइल खुश, फ़लस्तीनियों का बायकॉट। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पेश करदा ट्रंप के अमन मंसूबे को साजिशी मंसूबा करार दे दिया। ईरान की जानिब से ट्रंप के मंसूबे की मज़म्मत। तुर्की ने ट्रंप के मंसूबे को पैदाइशी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन के लिए 1967 से पहले की जोग्राफियाई सूरत हाल की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने 2 रियासती मुज़ाकरात पर मबनी मंसूबे की हिमायत का अयादा किया। फ़लस्तीन और इसराइल बराह रास्त मुज़ाकरात करें, रूस का मशवरा। बरतानिया का कहना है कि मंसूबा अमन के लिए संजीदा पेशकश है। मुतअद्दिद ममालिक ने चीन के शहर वुहान से अपने बाशिंदे निकालना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में भी चीन के ताउन से जारी मंसूबों पर काम मुतासर। लाहौर में ऑरेंज लाइन पर चीनी बाशिंदों को काम से रोक दिया गया। टेस्ट जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कीनिया पहुंच गए। नैरोबी पहुंचने पर कीनिया की वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तानी सफ़ीर और हुकाम ने खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी कीनिया के सदर हम मनसब और अफ्रीकन कम्युनिटी से मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा पहली पाकिस्तानी अफ्रीका तजारती तरक्की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत कलीम इमाम की तब्दीली पर डट गई। नए आईजी के लिए वफाक को मजीद कोई नाम न भेजने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। आईजी का मामला वफाकी काबीना में ले जाने पर इज़हार तशवीश। मुराद अली शाह की आसिफ जरदारी से भी मुशावरत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। मुराद अली शाह ने कहा उनके दिए नामों में से किसी एक को आईजी लगाया जाए। अपने मुकद्दस से जाऊंगा और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांससेंड करूंगा। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफ़र हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख के ही रहूँगा, फिक्र ना करें। आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपनी ट्रांसफर को साजिश करार दे दिया। यादगार शहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो हाथी 1.25 लाख का ही रहता है। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कलीम इमाम ने वजाहत दी कि साजिश का लफ्ज मजाक में बोला। अगर वज़ीर आज़म ने GDA से पूछकर आईजी लगाना है तो फिर 100 नाम भी मुस्तरद हो जाएंगे। सईद गनी का कहना है कलीम इमाम के हटने से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस के नर्ख बढ़ाए जाने का इम्कान है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की नाअहली की दरख्वास्त की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने फैसल वावड़ा को कागजात नामजदगी में अपनी दहरी शहरियत छुपाने और झूठा हल्फनामा जमा कराने पर नाअहल करार देने की इस्तदा की। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के गिर्द नैब ने शिकंजा सख्त कर दिया। चेयरमैन नैब ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहकीकात की मंजूरी दे दी। उधर नैब ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासे बनाने और ठेकों में खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में तलबी। PSL 5 का थीम सॉन्ग तैयार हो तैयार हैं। रिलीज आरिफ लोहार, अली अजमत, हारून,
आसिम अजहर और दीगर गुलकारों ने आवाजों का जादू जगाया। क्रिकेट स्टार बाबर आजम, हसन अली, रोमान रईस, सरफराज अहमद, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी भी जलवागर हुए। गेंद को रुकावटों पर से गुजारते हुए ग्लास में डालना, कहीं दूर से यही शॉट लगाना। ग्लास पर पड़ी गेंद को दूसरी गेंद से गिराना हो, शॉट लगाकर गेंद को कमरे में पड़े ग्लास में फेंकना हो। फ्रांस के जवान की टेबल टेनिस में कमाल महारत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्राइसेस के इश्यूज हैं, कुछ और हैं, लेकिन जब हम आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमारा अब भी यही आउटलुक है कि ये इन्फ्लेशन अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू होगी और जो गवर्नमेंट का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है 5 to 7% का, वो अचीव होगा। अब सेंट्रल बैंक्स जब इस सूरत हाल में मुब्तला होते हैं कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई शायद या फूड की कोई वजूहात हों, तो एक चीज़ जिसकी उनको फ़िक्र करनी होती है वो ये है कि बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े, ऐसे ना हो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं इन्फ्लेशन की वो बढ़नी शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन्फ्लेशन की बढ़नी शुरू हो जाएं तो फिर उसमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि जो और लोग कीमतें सेट करते हैं वो इस वजह से ना अपनी कीमतें बढ़ाएं सिर्फ कि और लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, या अगर क्योंकि फूड का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे हाउस होल्ड बजट्स में, ख़ासकर जो वो लोग हैं जो जिनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो लोगों अपनी वेजेस उनकी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसे ना हो कि उसकी वजह से जनरलाइज्ड एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हो जाए। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। ये कब एग्जैक्टली होगा ये काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्ट करना, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का नंबर आता है, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं वो यही है कि जिस स्टेबिलिटी की तरफ हम चल रहे हैं कि ये आहिस्ता कम होगी, वही इंशाल्लाह होएगा। अब इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। एक, ये काफ़ी डिस्कशन होती है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं कि कम, और मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मुआशियात में, इकोनॉमिक्स में जो मेजर इस्तेमाल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को जज करने का कि ये टाइट है कि लूज़ है, वो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। और रियल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, उसमें से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। तो हमारी आजकल शरह सूद है 13.25% और इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट हमारी है वो 11 to 12% है। तो ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है ये 1 से 2% तक लगभग बनता है। हमारी तारीख ये रही है कि रियल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की तारीख में 3% एवरेज रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी तारीख के मुकाबले में आजकल जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, उसकी एवरेज से कम हैं। और हम ये मुनासिब भी समझते हैं कि एवरेज से कम हो, क्योंकि जो डिमांड की कंडीशंस हैं वो जो अपनी जो इनकी जो मैक्सिमम पीक थी उससे आजकल कम है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो एवरेज है उससे थोड़े से कम हो। इसके साथ हमने और मुल्कों के साथ भी कंपैरिजन किया है रियल इंटरेस्ट रेट्स का, और पाकिस्तान की जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं और मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल रेंज के बीच में है। फिर कभी कभार ये सवाल किया जाता है कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन इस्तेमाल करते हैं, इसमें से और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं करते जैसा कुछ लोग कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो सारे इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो सेंट्रल बैंक्स हैं 95% जो हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली जब लोग महंगाई देखते हैं तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही देखते हैं। और अगर आपने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना है
تو اس لیے آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ کچھ آپ کے ساتھ میں نقطے پیش کرنا چاہتا تھا انفلیشن کی آؤٹ لک کے بارے میں اور ریئل انٹرسٹ ریٹس کے بارے میں.